साथियों नमस्कार। राजस्थान में 1857 क्रांति के संदर्भ में हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी है और वो जो तीनों कक्षाएं हैं जिसमें हमने उस क्रांति का अर्थ हमने देखा था और क्रांति से पहले जो हमारे शासक है, सामंत हैं और जो हमारे आमजन है उनकी क्या स्थिति रही हमने पढ़ी है। तीनों क्लासों के अगर हम एक दृष्टिकोण देखें उस पर तो ये हमारा जो सेगमेंट था 3 क्लासों वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इसमें आपको जो अवधारणात्मक व्याख्याएं हमारी इस क्रांति से जुड़ी हुई वो सारी बातें आपको देखने को मिली है। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में कि 1857 क्रांति के समय तत्कालीन स्थितियों से तात्पर्य यहाँ पर ये हो गया विद्यार्थियों की जब राजस्थान में ये क्रांति हुई तो कौन कौन से पदाधिकारी थे, ब्रिटिश या फिर राजपूताना के शासक कौन थे, विभिन्न प्रकार के रियासतों में हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कहाँ ब्रिटिश छावनियां स्थापित हो रखी थी, उन ब्रिटिश छावनियों में कौन सी आपकी सैनिक टुकड़ियां निवास करती थी, कौन कौन से मेवाड़ और मारवाड़ के जो ठिकाने हैं उन्होंने इस क्रांति में अपना योगदान दिया है। तो जो आज की जो भी क्लास है 15-20 मिनट की ये सारी तथ्यात्मक है और जो बच्चे हैं इसी प्रकार की क्लास से हम देखते हैं कि खुश होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जितने अधिक तथ्य पढ़ लेते हैं हमें उतनी ही बेहतर क्रांति के संबंध में हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तथ्य आजकल बहुत ही कम पूछते हैं। जब तक आपकी अवधारणात्मक व्याख्याएं जो आपके कॉन्सेप्ट बेस आपका तैयार नहीं होगा तो तथ्य आप कितने भी रट लीजिए आप वो परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो 3 क्लासें थी वो 3 क्लासें अवधारणात्मक रूप से थी और जो आज की क्लास है वो आपके पूर्ण तथ्यात्मक रहेगी। और तथ्यात्मक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार वनडे एग्जाम में इनसे पूछ भी लेते हैं और जब हम क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से पदाधिकारी कौन कौन से स्थान पर आपके नियुक्त थे। तो अगर हम तत्कालीन स्थिति की बात करेंगे तो हम इसको भी एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ब्रिटिश पदाधिकारी कौन कौन थे। सबसे पहले हम इस बात की जानकारी लेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर आपके नियुक्त था क्रांति के समय। दूसरा जो हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल के अंदर जो छावनियां थी वे छावनियां कौन कौन सी थी, कौन कौन से स्थानों पर स्थापित की गई थी और उन्हें सैनिक छावनियों में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी। इसके बाद में हमें इसके साथ ही एक और भाग लेंगे वो है राजपूताना का क्षेत्र। राजपूताना के क्षेत्र में हम एक और चीज यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से रियासतों में कौन कौन से शासक थे और कुछ ऐसे ठिकाने भी है हमारे राजपूताना के जहाँ के ठाकुर या जहाँ के जागीरदारों ने इस क्रांति में आपके भाग लिया है। तो जो ये 15-20 मिनट की क्लास है हम एक ही जगह अलग अलग चीजों को हम समेट कर एक ही क्लास में लाने का हमने प्रयास किया है ताकि आपको अलग अलग जगहों पर नाम ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं हो। सब जगह आपको सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन एक जगह आपको मिल जाएगी तो आपको याद रखने में भी सहूलियत होगी और वो आपकी परीक्षा में आपके लिए ज्यादा उपयोगी रह पाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रिटिश पदाधिकारियों की बात करूं तो जो सबसे जो बड़ा पद होता है विद्यार्थियों वो था आपके सम्राट या साम्राज्ञी का। और जब हमारे यहाँ पर 1857 क्रांति हो रही थी तो उस समय जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, आप सब इस बात से परिचित भी होंगे वैसे, जो महारानी विक्टोरिया है 1857 की क्रांति के समय ये ब्रिटिश साम्राज्य के पद पर आपके विराजमान थे और सब आप इस बात से भलीभांति परिचित भी है। इसके बाद में साम्राज्य के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा पद था वो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। और जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री इस समय थे उनका नाम था आपके प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए विद्यार्थी इसमें समझाने वाली बातें कम है, हमने पिछले 3 क्लासों में अच्छी तरीके से जो समझने वाली बातें हमको समझा है, पर अभी यहाँ पर तथ्यात्मक है। कुछ आपके कह सकते हैं कि आंकड़े टाइप के हैं, कुछ नाम है, ये तो आपको खुद को याद रखने पड़ेंगे। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सारे नामों को हम एक जगह रखें ताकि आपको अलग अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो जो ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा पद है आपके जो महारानी का है और उस समय जो महारानी थी विक्टोरिया थी, उसके बाद में जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये आपको जाहिर सी बात है कि वहां के साम्राज्ञी और वहां के प्रधानमंत्री भारत में शासन करने नहीं आएंगे उस समय, क्योंकि भारत में कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले की व्यापारिक कंपनी थी बाद में एक प्रकार से राजनीतिक कंपनी भी बन चुकी थी। तो उस कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा पद होता था उस पद का नाम था गवर्नर जनरल। हालांकि इस क्रांति के बाद में उसको एक और नया नाम दे दिया वाइसराय भी, लेकिन हम क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं। तो जो उस समय के जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपके कैनिंग। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1857 क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के नीचे उनका एक प्रतिनिधि होता था जिसको बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजपूताना के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 1857 क्रांति के समय जो
एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था आपके पैट्रिक लॉरेंस। तो ये भी नाम आप याद रखें, वनडे एग्जाम में से आपके अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये आप आंकड़े ये भी याद रखें, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद राजस्थान के अंदर 1832 से बनाया गया था। और जो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लोकेट, और इनका जो मुख्यालय था वे मुख्यालय आपके अजमेर था। बाद में अंग्रेजों ने अपनी वातावरणीय अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसका एक मुख्यालय माउंट आबू भी आपके स्थापित कर दिया गया। तो मिस्टर लोकेट हमारे प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे राजपूताना क्षेत्र के लिए, और क्रांति के समय जो हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। जैसे गवर्नर जनरल कंपनी की ओर से पूरे भारत पर ध्यान रखेंगे, और एजेंट टू गवर्नर जनरल उसी गवर्नर जनरल के अधीन प्रतिनिधि के रूप में एक कुछ रियासतों के भागों पर आप भी ध्यान रखेंगे। जैसे राजपूताना के अंदर जितनी भी 19 रियासतें हैं उन पर निगरानी रखने का काम आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल का था। एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे एक और पद था जिसे हम पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। इसी के लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थियों, आपके रेजिडेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट, ये रेजिडेंट, ये आपके 1818 की संधियों के बाद में हर एक रियासत में नियुक्त किया जाता था। जैसे मान लीजिए एक मेवाड़ रियासत है, तो मेवाड़ रियासत के एक राजा होगा, तो राजा के साथ में ही एक ब्रिटिश पदाधिकारी बैठेगा जो राजा को विभिन्न कार्यों में सलाह देगा, और कई बार तो राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता था। उस ब्रिटिश पदाधिकारी को बोलते हैं आपके पॉलिटिकल एजेंट या फिर आपके रेजिडेंट। खूब सारे हमारे यहाँ पर राजपूताना के अंदर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो रही थी, तो कुछ का नाम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके रियासत थी कोटा। तो जो कोटा रियासत है, कोटा रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था बर्टन। सब ने आप ये नाम सुन रहे होंगे, जब आप क्रांति पढ़ते हो, गाइडों में पढ़ते हो, तो वहां पर तो इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, ब्रिटिश कालीन पदाधिकारी। लेकिन हमने तो पहले भी जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं, तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विद्यार्थियों वो थे बर्टन। यहाँ पर एक और रियासत है जिसका नाम है विद्यार्थियों आपके मेवाड़, और मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम है सावस। तो इनका भी नाम आप थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो रियासत है आपके सिरोही, सिरोही के अंदर जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था जेडी हॉल। तो तीसरे जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट हो गए हैं सिरोही के जेडी हॉल। फिर यहाँ पर एक रियासत है मारवाड़, और मारवाड़ के जो आपके विद्यार्थियों जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था आपके मैकमोसन। सबने अवा के अंदर जो क्रांति हुई है वहां पर आप इनका नाम बहुत बार पढ़ेंगे। तो मैकमोसन आपके ये मारवाड़ के अंदर आपके पॉलिटिकल एजेंट थे। जो जयपुर है, जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट है विद्यार्थियों उनका नाम है आपके ईडन, और जो भरतपुर है, भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम है विद्यार्थियों आपके मॉरिसन। तो ये कुछ है आपके पॉलिटिकल एजेंट जो महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके परीक्षा पूछ ली जाते हैं, आपको कम थोड़ा सा याद रखना है। जैसे सबसे पहले आपके ब्रिटिश पदाधिकारी में साम्राज्ञी, साम्राज्ञी के बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो पार्मिस्टन थे, उनके नीचे फिर आपके गवर्नर जनरल जो आपके कैनिंग थे, फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल जो पैट्रिक लॉरेंस थे राजपूताना के, फिर आपके विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट जिसमें हमने बात की, कोटा के थे बर्टन, मेवाड़ के थे सावर्स, सिरोही के थे जेडी हॉल, मारवाड़ के थे मैकमोसन, जयपुर में ईडन और भरतपुर में आपके मॉरिसन। अब आप विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे आपने सारे नाम याद कर लिए, तो नाम याद करने के बाद आप अपना आपको 30 मार्क का मत समझिए, ये बिल्कुल सरल सी बातें हैं। और आज से 7-8 साल पहले जब एग्जाम होते थे अधीनस्थ बोर्ड के या फिर आरपीसी के, तब ये नाम पूछे जाते थे। वर्तमान दृष्टिकोण से आपको याद तो रखना ही है, आपको अपने ध्यान में रखना ही है, लेकिन इन्हीं को याद करके आप अपना आपको इतिहास के ज्ञाता मान लोगे, इतिहास के विद्वान मान लोगे, आपको परीक्षा पास कर लोगे, तो संभव नहीं। जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं कि पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। ये नाम तो हर कोई बच्चा 4-5 बार पढ़ेगा तो इसको याद रख पाएगा। तो नाम याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, उस नाम के पीछे क्या अवधारणाएं हैं वो आपको याद रखनी है, तो आपके लिए काम और आपके सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ब्रिटिश पदाधिकारी के बारे में जितने भी नाम हैं वो हमने सारे यहाँ पर देख लिए। फिर हम बात करते हैं आपके छावनियों की। जो ब्रिटिश काल में जो राजपूताना के अंदर छावनी स्थापित की गई थी उनकी संख्या थी आपके 6। ये जो 6 सैनिक छावनियां हैं ब्रिटिश कालीन राजपूताना में, इनकी अगर हम मानचित्र पर स्थिति को हम देखेंगे तो हमें ये और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि कौन सी आपकी जो सैनिक छावनी है किस जगह पर हमें आपके नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं सैनिक छावनी की बात करूंगा विद्यार्थियों, तो वह थी आपके ब्यावर। ब्यावर में ब्रिटिशों द्वारा एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, और इस सैनिक छावनी में जो मेर बटालियन के जो सैनिक थे वे निवास करते थे। ब्यावर के बाद में जो दूसरी जो आपकी इनकी
सैनिक छावनी थी जो राजपूताना में ब्रिटिशों की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भी थी, वह थी विद्यार्थियों आपके नसीराबाद में। अब इस नसीराबाद की जो सैनिक छावनी है विद्यार्थियों, इसमें 3 प्रकार की सैनिक टुकड़ियां निवास करती थी। एक थी आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। नेटिव का मतलब होता है विद्यार्थियों देशी, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना की टुकड़ी। ये 15वीं क्रमांक की थी, इसलिए सैनिक टुकड़ी का नाम हो गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। जो अगली जो सैनिक टुकड़ी थी वे थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान, और जो तीसरे यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था विद्यार्थियों आपके बम्बई लॉन्सर्स। तो यहाँ पर है नसीराबाद, जो ब्रिटिश कालीन सबसे बड़ी आपके सैनिक छावनी है, वहां पर 3 प्रकार की सैनिक टुकड़ी आपके निवास करती है। इसके बाद में उदयपुर में यहाँ पर एक और सैनिक छावनी थी जिसका नाम था खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के अंदर जो सैनिक टुकड़ी निवास करती थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर जो आपकी सैनिक टुकड़ी है वो आपको खेरवाड़ा दिखाई देगी। चौथी जो सैनिक छावनी है इनकी वो है नीमच। आप ध्यान रखेंगे, नीमच की वर्तमान स्थिति आपके एमपी के अंदर है, और इस नीमच की जो छावनी है उस पर मेवाड़ रियासत का प्रशासनिक नियंत्रण था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा पूछ लेते हैं ब्रिटिश कालीन जो 6 सैनिक छावनियां उनमें से कौन सी एक सैनिक छावनी की स्थिति वर्तमान राजस्थान में नहीं है। तो बच्चों वाली बात है, तो नीमच सैनिक छावनी है, पर इस नीमच सैनिक छावनी पर किस रियासत का प्रशासनिक नियंत्रण था, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपके मेवाड़ हो जाएगी। और इसमें जो सैनिक टुकड़ी निवास करती थी वो थी आपके फर्स्ट बंगाल कैवलरी। तो जो आपके फर्स्ट बंगाल कैवलरी के जवान थे वह आपके इसमें निवास करते थे। तो आपको सैनिक छावनियों के नाम भी याद रखने हैं, सैनिक छावनियों के साथ में उसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी निवास करती है वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इस तरफ आपके विद्यार्थियों एक और सैनिक टुकड़ी थी एरिनपुरा, जिसकी स्थिति वर्तमान पाली में है। एरिनपुरा के अंदर भी एक आपके सैनिक छावनी बनाई गई थी, और एरिनपुरा के अंदर जो आपके सैनिक टुकड़ी निवास करती थी वह थी आपके जोधपुर लीजियन के घुड़सवार। जब हम 1857 क्रांति की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इस सैनिक टुकड़ी का नाम बहुत बार आएगा, और इसने राजस्थान में 1857 क्रांति में अहम योगदान दिया था, अहम भूमिका निभाई थी। तो जो ये जोधपुर लीजियन के घुड़सवार की सैनिक टुकड़ी है वह आपके एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी है उसमें आपके निवास करती थी। इसके बाद में जो एक और सैनिक छावनी है अंग्रेजों की वो है आपकी देवली, और देवली के अंदर जो आपके सैनिक टुकड़ी निवास करती थी विद्यार्थी वो थी आपके कोटा कंटिजेंट। देवली की वर्तमान स्थिति टोंक में है, और यहाँ पर आपके जो कोटा कंटिजेंट के जवान थे और वही आपके यहाँ पर निवास करते थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो ब्रिटिश कालीन 6 आपके सैनिक छावनियां हैं और उनमें कौन कौन से आपके सैनिक टुकड़ियां निवास करते हमने देख लिया। तो ये आपके ब्यावर सैनिक छावनी, नसीराबाद, खेरवाड़ा, नीमच, देवली और एरिनपुरा। अब इसमें एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि इन 6 सैनिक छावनियों में से कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने 1800 क्रांति के संदर्भ में आपको योगदान नहीं दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे तो ब्यावर के जो सैनिक छावनी के जवान थे और खेरवाड़ा के जो सैनिक जवानों की टुकड़ियां थी उन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा जो नीमच है, नसीराबाद है, एरिनपुरा है, देवली है, यहाँ की सैनिक टुकड़ियों ने सक्रिय रूप से राजपूताना के अंदर होने वाली 1857 क्रांति में योगदान दिया था। एक अंग्रेजों का चीफ कमिश्नरी प्रांत था जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं, वह है आपके अजमेर। तो ये भी आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है कि उस समय राजपूताना में एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों का जिसको चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते थे वह आपके अजमेर का था। तो विद्यार्थी हमने ब्रिटिश कालीन पदाधिकारियों में हमने देखो सारे नाम देख लिए। हमने साम्राज्य के नाम देख लिया, प्रधानमंत्री का नाम देख लिया, गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन आने वाले विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट, और उसके बाद में कई सारे सैनिक छावनियों की भी हमने यहाँ पर नजर आपके दौड़ा दी है। और मेरे हिसाब से आपको सब कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। एक आपको बात और याद रखनी है आपको कि जब 1857 क्रांति हुई थी तब एक कंपनी के जो मुख्य सेनापति थे उनका नाम था कैंपबेल। तो ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे, हालांकि पूछते नहीं ऐसे नाम कई, पर अब इतने सारे नाम याद रख रहे हैं तो एक नाम आप उसमें और भी जोड़ दीजिए। जो कैंपबेल थे वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति थे। तो इस प्रकार से हमने जो ब्रिटिश पदाधिकारी है और उनके प्रमुख छावनियां और सैनिक टुकड़ियां हैं उनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। अब हम जो राजपूताना के शासक है, कौन कौन से शासक हैं और राजपूताना के कौन कौन से ठिकाने हैं जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया है, तो उनके बारे में भी एक बार हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राजपूताना में भारतीय राजाओं या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के राजाओं और राजस्थान के ठिकानों की चर्चा करें तो कौन से क्षेत्र में कौन आपके शासक थे, कौन से
जागीरों में कौन जागीरदार थे या कौन से ठिकानों में कौन ठाकुर की भूमिका निभा रहे थे जिन्होंने क्रांति में योगदान दिया है, तो उनके भी जो 7-8 नाम है अगर हम याद रख लेंगे तो कई बार कुछ छोटे मोटे प्रश्न आ भी जाए तो हम उनको भी क्लियर कर लेंगे, वो भी हमारे लिए कोई दुविधा वाली बात नहीं होगी। तो हमने ब्रिटिश कालीन तत्कालीन स्थितियों में पहले ब्रिटिश पदाधिकारी देख लिए, उनकी छावनियां देख ली। अब हम देखें कुछ शासक। हालांकि शासकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन जहां जहां क्रांति हुई है वहां के शासकों के नाम हमें याद होने चाहिए। कई बार पूछ लेते से कोटा में जब क्रांति हुई थी तो वहां के शासक कौन थे, तो उनके शासकों के नाम हमें याद होने चाहिए। फिर कुछ हमारे यहाँ पर ठिकाने हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके कुछ आपके जागीरदार हैं जिन्होंने क्रांति में सक्रिय योगदान दिया था, तो उनके नाम भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनका नाम याद रखना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से नहीं लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से भी, जैसे हमारे देश को, हमारे राजपुताना को ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने अपने क्षेत्रों में, तो उनके नाम तो हमें वैसे भी याद रखने ही चाहिए। केवल आप परीक्षा के दृष्टिकोण से चीजें मत लीजिए, कई बार हमें दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे तरीके से भी उनके नाम याद रखने चाहिए और हमें इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं शासकों की बात करूंगा तो कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन शासक थे, तो जैसे बीकानेर का क्षेत्र, बीकानेर के क्षेत्र में जो उस समय वहां के शासक थे उनका नाम था सरदार सिंह। तो ये नाम आप याद रखेंगे। हम इनके बारे में जब क्रांति में हम जब पढ़ेंगे आगे तो इनका नाम भी बहुत बार आपके सामने आएगा और परीक्षा मकसद इनके बारे में पूछते भी हैं कि जब ब्रिटिशों का सहयोग देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले शासक कौन थे, तो बीकानेर के शासक आपके सरदार सिंह थे। इनके बाद में ये बीकानेर के थे। फिर आपके जो मारवाड़ के शासक हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं तो आपको और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के शासक थे जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो मारवाड़ के शासक आपके उस समय तख्त सिंह थे, जिन्होंने भी इस क्रांति के समय आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके सहयोग किया था। इसके बाद में आपके जो सिरोही बड़ा भाग है, इस सिरोही के अंदर जो आपके शासक थे उस समय उनका नाम था शिव सिंह, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो रियासत है आपके मेवाड़ है, और जो मेवाड़ के अंदर जो शासक की भूमिका निभा रहे थे वे थे आपके स्वरूप सिंह। आप सब जानते हो ब्रिटिशों को फिर वो जग मंदिर में आपके शरण देने का काम स्वरूप सिंह जी ने ही किया है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे कि मेवाड़ के अंदर जो शासक की भूमिका निभा रहे थे वो आपके स्वरूप सिंह थे। फिर हमारे राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी टोंक, वहां के जो नवाब थे उनका नाम था आपके वजीरुद्दौला, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे और इन्होंने भी ब्रिटिशों का सहयोग ही किया है। हम जानते हैं अधिकतर जो आपके शासक है उन्होंने ब्रिटिशों का सहयोग ही किया है आपके। और ये आपके जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत के अंदर जो उस समय के शासक थे उनका नाम था आपके राम सिंह द्वितीय, और यही नाम आपके यहाँ पर भी आएगा। जो आपके कोटा रियासत है, कोटा रियासत के भी शासक आपके विद्यार्थी राम सिंह द्वितीय थे, और जो बूंदी है, बूंदी के शासक भी विद्यार्थी उस समय राम सिंह थे। तो एक ही नाम आपके 3 जगह काम आ जाएंगे, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, कोटा के शासक भी अलग अलग व्यक्तित्व है, नाम एक जैसे हैं, कोटा के शासक भी आपके राम सिंह द्वितीय हैं, और जो आपके बूंदी के शासक के विद्यार्थी वो भी आपके राम सिंह ही है। करौली के अंदर विद्यार्थी आपके मदन पाल जी, इनका भी हम नाम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने भी ब्रिटिशों का सक्रिय सहयोग किया है क्रांति के दमन करने के लिए। तो करौली के अंदर जो शासक थे विद्यार्थियों वे थे आपके मदन पाल, और अलवर के अंदर जो शासक थे उनका नाम था आपके विनय सिंह। तो जो अलवर वाला भाग है वहां पर जो शासक थे उनका नाम था आपके विनय सिंह। तो इस प्रकार से जो हमारे क्रांति के समय जो आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ब्रिटिशों की तरफ से, उनमें से हमने कुछ शासकों के नाम यहाँ पर लिए हैं। बीकानेर के सरदार सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह, सिरोही के शिव सिंह, मेवाड़ के स्वरूप सिंह, कोटा में राम सिंह द्वितीय है, बूंदी में राम सिंह, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, करौली में मदन पाल, अलवर में विनय सिंह और जयपुर में आपके राम सिंह सेकंड। अब देखिए विद्यार्थी खूब सारे फैक्ट हो गए हैं, खूब सारे नाम हो गए हैं। जो मैंने पहले भी कहा है कि नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार आप इनको पढ़ोगे, 2-3 बार आप इनको रिवाइज करोगे तो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ठिकानों की। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे राजस्थान के अंदर एक तो मेवाड़ और एक आपके मारवाड़, ये 2 ऐसे आपकी रियासतें हैं जहाँ के जो ठिकानेदार है उन्होंने इस क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान लिया है, और न केवल योगदान लिया है बल्कि क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे विद्यार्थियों आपके जो आपके मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर आपके 2 ठिकाने थे, एक था आपके कोठारिया, और कोठारिया के बाद में दूसरा था आपके सेलूबर। इन दोनों ने क्रांतिकारियों को सक्रिय सहयोग दिया। कोठारिया के आपके जो ठाकुर थे, जो जागीरदार थे, उनका नाम था जोधराज, और सेलूबर के थे उनका नाम था केसरी सिंह, और इन दोनों ने ही इस क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को सक्रिय सहयोग किया तन मन धन से। यहाँ तक जो ताते टोपे राजस्थान आए थे
तो उनका भी इन दोनों ही व्यक्तित्वों ने पुरजोर तरीके से सहयोग करने का काम किया है। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो मारवाड़ के अंदर भी हमें 4 क्षेत्र दिखाई देते हैं विद्यार्थी। एक तो आपका क्षेत्र है आपके आसोप, आसोप के बाद में जो अगला क्षेत्र है वह है आलनी आवास। जो अगला क्षेत्र है विद्यार्थियों वह है आपके आलनी आवास, और आलनी आवास के बाद में जो हमें एक और क्षेत्र नजर आ रहा है वह है गुलर, और गुलर के बाद में जो अगला क्षेत्र है विद्यार्थियों आपके आऊगा। यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी क्रांति में सक्रिय योगदान दिया है और हमें इनके नाम भी याद होने चाहिए। जैसे आसोप के अंदर जो आपके शिवनाथ थे उन्होंने आपके सक्रिय रूप से भाग लिया है। आलनी आवास के जो आपके अजीत सिंह हैं उन्होंने भी क्रांतिकारियों को सहयोग दिया है। गुलर के जो किशन सिंह है वह भी क्रांतिकारी भूमिका में आगे रहे हैं, और अहुआ का तो आप सबको पता है ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, और इनके भाई पृथ्वी सिंह जी थे उन्होंने भी क्रांति में सक्रिय योगदान दिया है, तो उनका नाम भी आप याद रखेंगे। आशोक के शिवनाथ, आलनी आवास के अजीत सिंह, गुलर के किशन सिंह और अहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस क्रांति के दौरान। तो खूब सारे नाम हो गए विद्यार्थी, ब्रिटिश पदाधिकारियों के नाम हो गए, छावनियों के नाम हो गए, सैनिक टुकड़ियों के नाम हो गए, मारवाड़ के शासकों के नाम हो गए, मारवाड़ और माफ कीजिए राजपूताना के शासकों के नाम हो गए, फिर राजपूताना के मेवाड़ और मारवाड़ में जो सक्रिय योगदान देने वाले जो आपके व्यक्तित्व हैं हमने उनके नाम भी यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो ये सारे नाम आप अच्छी तरीके से लिखिए, उनको 2-3 बार पढ़िए। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें ये सारी बातें अक्सर आपके पूछ लेते हैं। तो आज की कक्षा मैंने पहले भी कहा था पूर्णतः तथ्यात्मक है, समझने से ज्यादा चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, रटे नहीं। उनको 4-5 बार पढ़े तो ये दिमाग में चीजें कुछ आपके फिक्स हो जाएगी। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में इस क्रांति के हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।